नमस्कार, स्वागत है आपका आज तक पर। आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी कंडवाल और इस वक्त मैं एक बहुत ही खास जगह पर मौजूद हूं। ये देवभूमि उत्तराखंड का पतंजलि अनुसंधान केंद्र है और यहाँ की खासियत ये है कि आज तक जो जड़ी बूटियां आपने सुना है कि हिमालय रेंज में है या देश के अलग अलग जंगलों में, कंदराओं में छिपी हुई हैं, उन्हें वहां से यहाँ पर लाकर मॉडर्न साइंस के साथ विकसित करके किस तरह से आयुर्वेद और साइंस को तैयार करके बीमारियों का इलाज किया जाएगा, इस प्रण के साथ स्वामी रामदेव ने इस पूरे केंद्र की परिकल्पना की थी और आज ये बनकर तैयार है। तो स्वामी जी से हम जानेंगे कि क्या यहाँ की खासियत है। जड़ी बूटियां आपके सामने यहाँ पर मौजूद है, हालांकि हम तो नहीं इनको पहचान पाएंगे, समझ पाएंगे। अभी इसके पत्ते आप दिखाइए तो आपको ऐसे एकदम फैले हुए दिख रहे हैं। अब जैसे हम इसको छुएंगे, ये देखो पत्ते, ये छुई मुई का पौधा कहते हैं। ये लाजवंती, देखो ये सब सिकुड़ गए ना। अब जहाँ हाथ लगाया वहाँ सिकुड़ गए अपने आप ही। कितने सेंसिटिव होते हैं देखो ये पेड़ पौधे। हाँ, ये सारे ये तो एक ऐसे बाई चांस यहाँ पे ही ऐसे करीब 1000 पेड़ पौधे हैं, उनके सबके नेम प्लेट यहाँ पर लगे हुए हैं। जैसे ये काला भंगरा है गोपाली, ये दंतसूल में, आमवात में, ज्वर में इसमें उपयोगी है, तो इसके पत्तों का सेवन करके, इसका काढ़ा बना करके। ऐसे ये वरुण है जो कि शरह शूल में और उदर शूल में, अतिसार में और सर्पदंश में भी उपयोगी है। तो जो जो जिसके गुण है वो गुण यहाँ पर लिखे गए हैं। ऐसे तो 70,000 से ज्यादा जड़ी बूटियों पर हमने वर्ल्ड हर्बल इंसाइक्लोपीडिया, विश्व भेषज संहिता, जिसमें करीब 20,000 से ज्यादा तो हमने ऋषि परंपरा के अनुकूल श्लोक बना करके, जैसे चरक, सरस्वत, धन्वंतरी, वाघभट्ट आदि ऋषियों ने निघंटु आदि ग्रंथों में अलग अलग जगह आयुर्वेद की जड़ी बूटियों का वर्णन किया था, उस परंपरा को हमने एक तो उसका जो है पूरा साइंटिफिक उसका डॉक्यूमेंटेशन और फिर उसके ऊपर पूरा जो है उसकी हमने पूरी की पूरी कैनवास के ऊपर पेंटिंग तैयार की है। करीब 30,000 पेंटिंग तैयार की। आगे बढ़ रहे हैं तो एक खास बात मैं अपने दर्शकों को ये जरूर बता दूं कि आयुर्वेद के ऊपर यहाँ साइंस का ठप्पा होगा और उस ठप्पे के लिए इस प्रयोगशाला को अत्याधुनिक तरीके से विकसित किया गया है। और स्वामी रामदेव अब हमें एक गुफा की तरफ ले जाए, लेकिन इस गुफा को म्यूजियम के तौर पर तैयार किया गया है। तो यानी बीमारी के साथ साथ कम से कम आयुर्वेद को लेकर एक जागरूकता पैदा हो, उसे लेकर एक नया जो कॉन्सेप्ट है वो लोगों के सामने आए, इसकी पूरी तैयारी यहाँ पर। जैसे अलग अलग चीजों की म्यूजियम बने हुए हमारे देश में, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा ज्ञान है वो तो वेदों का ज्ञान है, योग आयुर्वेद का ज्ञान है, वेदांत का ज्ञान है। उसके ऊपर तो हमें प्रयास करना चाहिए। उसके ऊपर कौन करेगा? ऋषियों की परंपरा का रखवाला कौन है, उनका पैरोकार कौन है, उनका वंशधर कौन है? तो हम तो ऋषियों के वंशज हैं और ऋषियों की परंपरा को पूरे वैज्ञानिक आधार के साथ, और उसमें थोड़ा एंटरटेनमेंट भी हो जाए। जैसे बच्चे आएंगे, हजारों स्कूलों के, कॉलेजों के बच्चे यहाँ पर अभी भी आते हैं, आगे भी आएंगे। हजारों यात्री आते हैं यहाँ पर, 20-25 हजार लोग तो पतंजलि में विजिट करते हैं। तो वो सब यहाँ पर आए और अपनी उस ज्ञान विरासत को, ऋषियों की धरोहर को अपनी आंखों से देखें। अब यहाँ महर्षि धन्वंतरी, महर्षि चरक, उनके बारे में जो लिखा हुआ भी है कि महर्षि चरक कौन थे, महर्षि धन्वंतरी कौन थे, उनके चित्र भी यहाँ पर बनाए गए हैं। दाएं तरफ बाएं तरफ दोनों तरफ आप देख रहे हो। फिर यहाँ जो योग की जो मुद्राएं हैं, शून्य मुद्रा, पृथ्वी मुद्रा, वरुण मुद्रा, वायु मुद्रा, ये अलग अलग जो मुद्राएं हैं उनके इफेक्ट। इधर बाएं तरफ फिर जो है आयुर्वेद के कैसे कैसे आयुर्वेद विकसित हुआ। पहले उखली मुसली में दवाइयां डाल के खरल में घोटा मार करके तैयार करते थे, फिर आशा वरिष्ठ कैसे बनाते थे। आपने इस पूरे आयुर्वेद को लेबोरेटरी के अंदर पहुंचा दिया, प्रयोगशाला के अंदर आप ले गए हैं। और डॉक्टर राम बाबा मतलब ऑनररी डिग्री नहीं है, बल्कि ये MBBS वाली जो डिग्री है उसकी तरह से आप हमारे सामने आ गए। देखिए, हमने जो भी काम किया साइंटिफिक पैरामीटर्स के साथ किया। मैंने कभी भी शनि केतु राहु भूत प्रेत ढोंग आडंबर पाखंड अंधविश्वास बढ़ाने वाला काम नहीं किया। मैंने चाहे योग के बारे में, आयुर्वेद के बारे में या पूरे जीवन दर्शन के बारे में जो दृष्टि रखी वो वैज्ञानिक दृष्टि रखी। और इस वैज्ञानिक दृष्टि के साथ हमने ये तो जो प्रतीकात्मक रूप से आयुर्वेद के सिद्धांत को दर्शाने के लिए हमने। स्वामी जी हम जरा इस तरफ भी चले, क्योंकि यहाँ पर बहुत खूबसूरती के साथ कलाकृतियों में उकेरा गया है। आपको अंधेरे से एक बार फिर उजाले की तरफ लेकर चलते हैं और यहाँ दिखाते हैं कि किस तरह से ऋषि मुनियों की इस परंपरा को मॉडर्न साइंस के साथ ढाला जा रहा है। जैसे प्राचीन काल में दवाइयां कलेक्ट करते थे, जड़ी बूटियों का रस निकालते थे, चूर्ण करते थे, उनका वाष्प से उनका जो है अर्क निकालते थे, कैसे उनको प्रोटेक्ट करते थे, ये सारा का सारा दर्शन आप यहाँ कर सकते हैं। आपने योग, स्वास्थ्य
आयुर्वेद, इन सबको आप एक छत के नीचे लेकर आए हैं। बड़ी बात यहाँ पर यह भी है कि आज की तारीख में जब हम ये देखते हैं कि एक गरीब आदमी स्वास्थ्य सुविधाओं को लेकर हाशिए पर चला गया है, ऐसे में आपने जिस आइडिया के साथ इस पूरे प्रयोगशाला को विकसित किया है, आप क्या भविष्य देखते हैं और एक आम आदमी के लिए, गरीब आदमी के लिए यहाँ क्या है? देखिए, अभी तक आयुर्वेद की जो दवाओं का प्रयोग है वो रिजल्ट्स के आधार पर था कि ये दवाई खाएंगे तो इससे गैस ठीक हो जाएगी, इससे कब्ज ठीक हो जाएगी, इससे बालों की आंखों की समस्या दूर हो जाएगी, इससे ब्लड प्रेशर कंट्रोल हो जाएगा। और जैसे हमने मुक्तावटी तैयार की, उसका तो अभी तक भी सैकड़ों बार उसका अलग अलग तरह से क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल, एनिमल ट्रायल हो चुका था यद्यपि, लेकिन सब दवाओं को नहीं कर पाए थे। जैसे कैंसर की दवाइयां, इसके ऊपर अभी हमने कोई क्लिनिकल कंट्रोल ट्रायल नहीं किया था, लेकिन अब हमने यहाँ पर सारी फैसिलिटी यहाँ पर खड़ी की है कि हम सेल लाइन से लेकर के एनिमल ट्रायल और जो है उससे ह्यूमन ट्रायल तक की जो पूरी जर्नी इसको पूरा करेंगे, तो एक तो इससे जो रिजल्ट है ना उसको साइंटिफिक आधार पर हम एक्सप्लेन कर पाएंगे, उसका मैकेनिज्म। कैंसर जैसी ऐसी बीमारियां जिसका इलाज लोगों को बहुत मुश्किल से, बहुत महंगा इलाज होता है, उपलब्ध। अभी तो मैं देखता हूँ कि 10-20 लाख रुपए से लेकर के हर साल की 1-2 करोड़ रुपए की, हेपेटाइटिस तक की 1-2 करोड़ रुपए की साल की दवाइयां हो जाती है। कैसे आदमी उनको वेयर करेगा? तो जो हमने किया है उससे जो साइंटिफिक पैरामीटर्स के अकॉर्डिंग किया है, और इसका फायदा सबको होगा। यहाँ जो रिसर्च में हम खर्च करेंगे उसको हम दवाइयों की कॉस्ट में नहीं जोड़ेंगे, तो आयुर्वेद की दवाइयों की कॉस्ट 10-20% बढ़ेगी, वो तो वक्त के साथ जैसे रॉ मटेरियल की कॉस्ट बढ़ती है वो बढ़ेगी। और क्योंकि ये जो पूरा रिसर्च है ये जन कल्याण के लिए होगा, कोई पैसा कमाने के लिए। और ये मैं इसलिए भी बता रही हूँ क्योंकि जब आपने निनाभयम का उद्घाटन किया था, नेचुरोपैथी सेंटर देश का सबसे बड़ा, तो वो आपने कहा था कि वो क्लासेस के लिए, मासेस के लिए नहीं है, लेकिन यहाँ से आप कह रहे हैं कि ये जनमानस का कल्याण होगा। क्योंकि ये बात इसलिए करोड़ों लोग पीड़ित हैं, बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो, अर्थराइटिस हो, ओबेसिटी, ये बात इसलिए भी जरूरी हो जाती है क्योंकि जब हम स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करते हैं, हमारे देश का स्वास्थ्य बजट लगभग सरकार की तरफ से 47,000 करोड़, लेकिन वहीं प्राइवेट सेक्टर का बजट 70,000 करोड़ के पास है, और ऐसे में सरकारी अस्पतालों की सुविधाएं देखेंगे तो कई लाख करोड़ का बजट है जो अनअकाउंटेड है, और जो है जो परंपरागत तौर तरीकों से करीब 80% अपना लोग उपचार करते हैं, वो तो अभी इसमें सम्मिलित ही नहीं तो देश का बजट जाएगा 5 से 10 लाख करोड़ रुपए। तो उन लोगों के लिए जिनकी सुनने वाला कोई नहीं है, पतंजलि उनकी सुनेगा और उनकी बेहतरी के लिए काम करेगा। ये आपने बहुत अच्छी बात कही, क्योंकि जब बीमारियों की बात हो रही थी कि यहाँ किन किन बीमारियों का ट्रीटमेंट किया जाएगा, तो कैंसर को लेकर सबसे ज्यादा सवाल लोगों के मन में थे कि उसको लेकर जो दावा किया जा रहा है उस पर कितनी पकड़ मजबूत होगी और उस पर कितना आगे प्रयोग होगा। आपकी डॉक्टर्स की टीम कहाँ से आ रही है, प्रयोगशाला में क्या क्या कुछ होगा? इसमें करीब हमारे पास 200 डॉक्टर्स की टीम है, जिसमें लीडिंग डॉक्टर्स हैं जिन्होंने यूएसए में, यूके में, पूरे यूरोप में, जर्मनी, फ्रांस आदि में, और अपने देश में भी जो वर्ल्ड रिनाउंड इंस्टीट्यूट्स हैं उनके अंदर काम किया हुआ है। और उन वरिष्ठ साइंटिस्टों के साथ उनके नीचे उनके सहयोगी एक पूरी टीम बनाई गई है, और ये 200 साइंटिस्टों की टीम आगे और बढ़ेगी। ये तो हमने एक फाउंडेशन अभी डाला है, ये यात्रा बहुत दूर तक जाएगी, और हर 3 महीने में, 6 महीने में, साल भर में नई उपलब्धियां आप सुनेंगे, क्योंकि हम तो रात दिन काम करने वाले व्यक्ति हैं। ये खाली रिसर्च इंस्टीट्यूट कोई प्रदर्शनी के लिए नहीं बनाया गया है, इसमें जो काम होगा उससे देश और दुनिया के लोगों का कल्याण होगा। अच्छा बाबा जी, हमेशा ये कहते हैं कि अंग्रेजी को भगाओ, तो यहाँ से हम समझ लें कि अब अंग्रेजी दवाओं के खिलाफ भी आपकी एक मुहिम शुरू हो गई है, और उस मुहिम में ये प्रयोगशाला मील का पत्थर साबित होगी। अब अंग्रेजी जो दवाइयां थी ना, वो ये कहते थे कि हमारे पास ही अल्टीमेट मेडिसिन है। अब WHO की रिपोर्ट ये कहती है कि दवा न मिलने से कम लोग, दवा खाने से ज्यादा लोग मरे, इतने साइड इफेक्ट हैं, तो हम बिना साइड इफेक्ट वाली दवाई देंगे। अब स्वामी रामदेव क्योंकि ये ऐलान कर चुके हैं कि अंग्रेजी को देश से भगाएंगे, सिर्फ स्वदेशी यहाँ चलेगा, तो अब अंग्रेजी दवाओं का बुरा वक्त आ गया, बुरे दिन आ गए? नहीं, मोदी जी तो कह रहे हैं सबके अच्छे दिन आएंगे। देखिए, हम किसी से बैर विरोध नहीं रखते, हम तो कहते हैं जो मनुष्य के लिए बेहतर है। यदि एलोपैथी किसी बीमारी के लिए बेहतर काम कर रही है, अब लाइफ सेविंग ड्रग्स हैं वो जरूरी है ना, लेकिन जो है 99% हम दवाओं से और सर्जरी से निजात पा सकते हैं। अब तो डॉक्टर्स मेरे साथ होते हैं, वो खुद कहते हैं कि स्वामी जी देखो ये 2 फिलोसफी अलग अलग है। एक कहता है डॉक्टर और दवा सब कुछ करेगी, योग आयुर्वेद कहता है शरीर सब कुछ करेगा, बस थोड़ा सा उसको सहायता दीजिए। तो ये संघर्ष की यात्रा नहीं है, ये सेवा की यात्रा है, जिसमें हम चाहते हैं कि मनुष्य कि जीवन रक्षा कैसे की जाए, क्योंकि एक एक व्यक्ति का जीवन कितना अनमोल होता है। कोई डॉक्टर है, कोई साइंटिस्ट है,
कोई इंजीनियर है, कोई पॉलिटिशियन है, कोई साधु सन्यासी है, कोई किसान है, कोई जवान है, और एक आदमी को तैयार करने में पूरी जिंदगी लग जाती है। तो ये अब हम कब से मानेंगे, कब से यहाँ दवाएं मिलनी शुरू हो जाएंगी? क्योंकि अभी तो रिसर्च चल रहा है, आप क्या उम्मीद कर रहे हैं? नहीं, दवाइयां तो अभी भी मिल रही हैं। उन दवाओं का एक वैज्ञानिक आधार मिल जाएगा। माने जो अभी तक हम कह रहे थे कि इस दवा का ये रिजल्ट है, ये परिणाम है, इतने दिन आप ये दवा खाइए और इतने दिन में इसका परिणाम मिल जाएगा। जैसे हम कब्ज की दवाई देते हैं, कहते हैं रात को खाइए, सुबह तक पेट साफ हो जाएगा, हो जाता है। हम कहते हैं कि आप बीपी की दवा खाइए। तो वैसे भी आपकी बात पर बिलीव करते हैं, क्योंकि आपके इतने फॉलोअर्स हैं। तो आपको ऐसा क्यों लगा कि इस पर अब मेरे को एक साइंस की मोहर लगानी? पर जो मुझ पर विश्वास करते हैं, वो तो पहले ही से ही आयुर्वेद की दवाइयों का प्रयोग कर रहे हैं। आपकी जानकारी के लिए अभी भी करीब 800 से 1000 करोड़ रुपए की हमारी लोग दवाइयां खा रहे हैं आयुर्वेद की, और वो भी हम सस्ते मूल्य पर उपलब्ध करवा रहे हैं। और मैंने कहा अभी भी रिसर्च होने के बाद भी रिसर्च का पैसा दवाओं में नहीं जोड़ा जाएगा। ये निःशुल्क निस्वार्थ सेवा का प्रकल्प है। नहीं तो क्या होता है, जो सैकड़ों करोड़ रुपए, फिर धीरे धीरे हजारों करोड़ रुपए जो दवाइयों की रिसर्च में खर्च होते हैं, वो दवाइयों की कोष्ठ में डाल देते हैं, आदमी खा ही नहीं पाता फिर उनको। या वो हम नहीं होने देंगे। स्वामी जी, आपने बीमारियों के इलाज की बात तो बता दी, लेकिन आज पूरे देश की निगाहें जिस बात पे थी, वो पाकिस्तान का क्या इलाज किया जाए इस बात पर। हमारे जवानों के साथ जो हुआ, पूरे देश का गुस्सा उबल रहा है, और ऐसे में आपकी तरफ से जब कोई बात आती है तो लोग सुनना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। देखिए, कैंसर का भी इलाज है, रेडिएशन, कीमोथेरापी, रेडियोथेरापी, ऑपरेशन और अलग अलग ड्रग्स के माध्यम से हम आयुर्वेद में भी देते हैं, योग में भी अनुलोम विलोम कराते हैं, कपालभाति कराते हैं। कैंसर तक भी क्योर हो जाता है, और कैंसर एक आदमी को मारता है। लेकिन ये जो पाकिस्तान नाम का कैंसर है, ये तो पूरी कायनात के लिए, इस पूरी मानवता के लिए एक तरह से अभिशाप बन गया है। और वहां पर बैठे जो आतंकवाद के जो सरगना है, और उन्होंने जिस तरह से तबाही मचाई हुई, और हमारे जो बीएसएफ का जवान है, सेना का जवान, उसका शीश कतर करके ले जाते हैं। तो मुझे लगता है कि अब जिस तरह से उनकी 2 चौकियां तो अभी ध्वस्त की हैं भारतीय सेना ने, सारे आतंकवादी कैंपों को ध्वस्त कर देना चाहिए। उसका जो भी परिणाम होगा। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 की अब यहाँ जरूरत है। सर्जिकल स्ट्राइक पार्ट 2 अब इस पैमाने पर होनी चाहिए कि जो भी आतंकवादियों के कैंप लग रहे हैं पाकिस्तान में, सबको ध्वस्त कर देना चाहिए। जब पाकिस्तान छद्म युद्ध कर रहा है, तो खुले आम पर भी हमें युद्ध का ऐलान करना पड़ता है, तो उससे पीछे नहीं हटना चाहिए। ठीक है, कुछ कूटनीति है, कुछ राजनीति है, कुछ इंटरनेशनल फॉर्म्स हैं, कुछ फॉर्मेलिटीज हैं, उन सबको भी हमारे मोदी जी बहुत समर्थ प्रधानमंत्री हैं, क्योंकि वो कायर, कमजोर और बुज़दिल नहीं है। उनमें 125 करोड़ लोग अपना भविष्य सुरक्षित देखते हैं, और भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता के वो हामी हैं, उसके पैरोकार हैं। और वो एक सामान्य इंसान नहीं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि वो इस देश के लिए भगवान के एक वरदान है। नहीं, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं स्वामी रामदेव जी। आप स्वस्थ रहें, और आपने जो ये इनिशिएटिव शुरू किया है, जो जिन उम्मीदों के साथ किया है, वो उम्मीदें भी जरूर पूरी हो। हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। स्वामी रामदेव, जिनसे हमने ये खास बातचीत की। फिलहाल पतंजलि अनुसंधान केंद्र से इतना ही। कैमरा पर्सन मदन प्रसाद के साथ मीनाक्षी कंडवाल, हरिद्वार।